तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इस वीडियो में हम फ्रेज और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं इसको सीखेंगे। पहले हम फ्रेज को लेते हैं। फ्रेज जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द समूह, यानी कि शब्दों का समूह या वाक्यांश। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा एक सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बना है। जैसे राम इज अ रिच मैन। इस सेंटेंस में देखें, राम अकेला शब्द है, इज अकेला शब्द है। ये सब सिंगल सिंगल वर्ड हैं और सिंगल सिंगल वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बनाया है। ये नाउन है, वर्ब है, ये आपका डिटर्मिनर में आर्टिकल है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। यानी कि कुल मिला के ये 8 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब मिलकर के सेंटेंस में यूज होते हैं और मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाता है और प्रत्येक वर्ड अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक, अगर यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम एक फ्रेज करे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स करे, तो वो फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना समझ लीजिए, फ्रेज एक शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विच हैज अ सेंस, जिसका एक अर्थ होता है। यानी कि अर्थयुक्त शब्दों का समूह, अर्थयुक्त शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज के भी अपने टाइप होते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। राम इज अ रिच मैन। तो हम कह सकते हैं राम इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। राम एक काफ़ी धनवान व्यक्ति है। भाई रिच मैन का क्या हुआ, धनवान व्यक्ति तो होगा। तो जो ऑफ ग्रेट वेल्थ जो शब्द है, ये ऑफ ग्रेट वेल्थ जो शब्दों का समूह है, ये काहे का काम कर रहा है, इस नाउन मैन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये एक फ्रेज हुआ। और कौन सा फ्रेज हुआ, आप जानते हो, इसको क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये शब्द समूह एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। फिर से एक बार समझते हैं, समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे ही इज वेल, वह अच्छा है। ये वेल शब्द है, ही को क्वालिफाई कर रहा है, तो अतः इस शब्द को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। भाई जो भी शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर वही शब्द समूह, जैसे हम इसको देखते हैं, ही इज इन गुड हेल्थ। अच्छा है, अच्छा है, ही इज वेल, अच्छा है, तो इसका मतलब है उसका स्वास्थ्य अच्छा है। इन गुड हेल्थ हम इस तरह भी कह सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं, कहने का तरीका है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही काम कर रहा है जो एक सिंगल शब्द काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हुआ
तो ये शब्द समूह भी एडजेक्टिव होगा, ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन शब्दों का समूह है, अतः हम इसको फ्रेज कहेंगे। तो कौन सा फ्रेज कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम काइंड्स की बात करें तो काइंड्स क्या है भाई? भाई हमारा जो फ्रेज के टाइप हुए भाई, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। यानी कि जो शब्द समूह, यानी जो फ्रेज जिसका काम करेगा उसी के नाम का वो फ्रेज कहलाएगा। देखते हैं भाई, पहले हम नाउन फ्रेज को लेते हैं। जैसे नाउन फ्रेज क्या है भाई? जो फ्रेज नाउन का कार्य करे। भाई जो फ्रेज नाउन का कार्य करेगी वही तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, द बॉय वांट्स मिल्क। लड़का दूध चाहता है। भाई दूध चाहता है, तो ये जो नाउन है ये काहे का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है, कर रहा है। तो नाउन का कार्य सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर यही कार्य एक फ्रेज करे, यानी कि सब्जेक्ट का कार्य ऑब्जेक्ट का कार्य एक फ्रेज करे, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। भाई नाउन फ्रेज क्या है? जो फ्रेज नाउन का कार्य करे, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, कंप्लीमेंट के रूप में काम करे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, यानी जो भी फ्रेज नाउन का कार्य करता है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इस सेंटेंस को हम रीराइट करें तो कुछ इस प्रकार करेंगे, द बॉय वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। ये पूरा फ्रेज इस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज हुआ। सेकंड सेंटेंस देखिए, कैट्स लाइक कैचिंग माइस। ये कैचिंग माइस दो शब्दों का समूह है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज हुआ। तो समझ गए होंगे नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज पीछे हम देख चुके हैं भाई, यहां पर हमने ये एडजेक्टिव फ्रेज देखा था, तो हम एडजेक्टिव फ्रेज को दोबारा नहीं पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। भाई एडवर्ब फ्रेज क्या है? भाई जो एडवर्ब का कार्य करे, यानी कि जो एडवर्ब का कार्य करे। एडवर्ब का कार्य क्या होता है? वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, इनको क्या करता है? मॉडिफाई। एडवर्ब मॉडिफाइज करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। इनको मॉडिफाइज जो करता है वो शब्द एडवर्ब है। अगर यही काम एक फ्रेज करता है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। भाई इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जब देखते हैं तो देखिए कैसा है। भाई शब्द है आपका राम रैन क्विकली। क्विकली शब्द क्या है? ये वर्ब है, इसको जो मॉडिफाई कर रहा है क्या है?
क्विकली शब्द एक वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब हुआ। अगर हम इसको रीराइट करें, राम रैन क्विकली, राम रैन विद आ ग्रेट स्पीड, ये पूरा जो फ्रेज है ये किसका काम कर रहा है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाइज करता है, अतः इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेज। दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे कहें ही फेल डाउन। फेल डाउन, फेल की विशेषता है, फेल जो क्रिया हुई वो कहाँ हुई? डाउन पे। यानी कि आदमी वह गिर गया। तो हम इस डाउन शब्द को हम रीराइट करें तो क्या कहेंगे? ऑन द ग्राउंड। ही फेल ऑन द ग्राउंड। भाई ही फेल डाउन का क्या मतलब हुआ? ही फेल ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर गिर गया। तो ये फ्रेज इसको मॉडिफाइज करने का काम कर रहा है, अतः इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो समझ गए आपके नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज को आप हिंदी में समझिए खंड। खंड का मतलब भाग। खंड का मतलब भाग। अब क्लॉज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका उपवाक्य। तो क्लॉज को क्या बोलते हैं? खंड, भाग, उपवाक्य, यानी उपवाक्य शब्द होता है। तो उपवाक्य क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा, एंड हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। यानी कि बहुत प्यार से समझिए कि क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य, जो कि एक सेंटेंस का भाग होता है, जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में? अ क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए sentence which has its own subject and predicate। क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इसको हम एग्जाम्पल के से प्रूव करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ही वेंट टू आगरा एंड ही सॉ द ताज। अब हमने जो डेफिनेशन बताई थी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो हम कैसे माने कि कौन सा क्या क्लॉज है, कैसे क्लॉज है? तो अब हम इसको एक बात में समझते हैं। पहले हम सेंटेंस की भी क्लॉज हम तब समझ में आएगा जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन समझते हैं। सेंटेंस में जो एक पार्ट हो, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बिल्कुल सरल शब्दों में कहें
तो वर्ब आपके एक सेंटेंस को बनाती है, वर्ब से सेंटेंस बनता है। और अगर सब्जेक्ट प्रीडिकेट की बात करें तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट होता है, और ये आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है। यानी कि जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो चर्चा की जाती है वो प्रीडिकेट होता है। यानी कि सेंटेंस का पार्ट जो होता है, इस सब्जेक्ट प्रीडिकेट होते हैं, इस सब्जेक्ट प्रीडिकेट मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि सेंटेंस की डेफिनेशन है कि सेंटेंस सब्जेक्ट प्रीडिकेट होता है। अगली बात करते हैं। तो कहने का मतलब है जितने वर्ब होंगे उतने ही सेंटेंस होंगे। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। ही वेंट टू आगरा, एक, एंड ही सॉ द ताज, दो। इस सेंटेंस में, इस दिए गए सेंटेंस में दो वर्ब हैं, इसका मतलब है दो सेंटेंस हैं। दो वर्ब दो सेंटेंस, तीन वर्ब तीन सेंटेंस, चार वर्ब चार सेंटेंस। एक बात समझ में आ रही होगी। दो वर्ब दो सेंटेंस, एक वर्ब एक सेंटेंस, तीन वर्ब तीन सेंटेंस, चार वर्ब चार सेंटेंस। अब कहेंगे आप तो ये एक ही सेंटेंस, हाँ एक ही सेंटेंस है भाई, यहां पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है, बस यहां लगा है। तो जब भी फुल स्टॉप जहां लगता है वहीं सेंटेंस समाप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ ये पूरा एक सेंटेंस है। तो ध्यान से ध्यान देखिए, ये एक सेंटेंस हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ। भाई सेंटेंस की डेफिनेशन में तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, क्योंकि वो सेंटेंस की डेफिनेशन को कंसिस्ट करता है। तो ये अलग सेंटेंस हुआ, ये अलग सेंटेंस हुआ। तो ये सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस के, एक बड़े सेंटेंस के हिस्से हैं। एक सेंटेंस का पार्ट ये है, एक सेंटेंस का पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो ये टोटल दोनों जो सेंटेंस की क्वालिटी रखते हैं, ये एक बड़े सेंटेंस के हिस्से हैं। तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, दोनों हिस्से मिलकर के एक बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं जो एंड से जोड़े गए हैं। तो इसमें प्रत्येक हिस्सा एक क्लॉज कहलाएगा, एक क्लॉज कहलाएगा। ये अलग क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है, दोनों क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। समझ में? तो क्लॉज की डेफिनेशन फिर एक बार करते हैं। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा है विच हैज इट्स क्वालिटी ऑफ ए सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस की क्वालिटी होती है। इन सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। समझ गए? क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा है जिसके अपने सेंटेंस के भाग होते हैं, यानी स्वयं में वो एक सेंटेंस कहलाता है। दैट्स वाई इसको हम उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेंटेंस का हिस्सा है और अपने आप में एक वाक्य है, यानी अपने आप में वाक्य की गुण रखता है। तो क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं क्लॉज के प्रकार की। देखिए सेंटेंस के एग्जाम्पल देखिए। जो क्लॉज है हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के क्लॉज होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको हम डिपेंडेंट का मतलब है जिसका, इंडिपेंडेंट का अर्थ है वे क्लॉज जिसको हम, जो अपना अर्थ स्वतंत्र रखते हैं, जो अपना अर्थ स्वतंत्र रखते हैं, वो क्लॉज जो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और जिसका अर्थ डिपेंड करता है, तो हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में इनको दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम डिपेंडेंट यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन लिखते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। क्या होता है? एन
डिपेंडेंट क्लॉज functions into its own to make a meaningful sentence and looks much like a सेंटेंस, यानी कि जो रेगुलर सेंटेंस की तरह दिखता है और अपने आप में खुद का फंक्शन करता है। तो सेंटेंस का एग्जांपल द्वारा देखिए, ही वेंट टू आगरा, ही सॉ द ताज। हमने इसको एंड से जोड़ दिया, ही वेंट टू आगरा एंड ही सॉ द ताज। तो इसमें दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग वैल्यू रखते हैं। अगर ऐसे कहें ही वेंट टू आगरा अपने आप में पूरा सेंटेंस है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ही सॉ ताज, उसने ताज देखा, अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, ये खुद के का फंक्शन नहीं करता, बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। इसके जो विचार होते हैं वो अनफिनिश्ड होता है। कहने का मतलब है ये अधूरे अर्थ को रखता है। देखते हैं, जैसे सेंटेंस को बहुत गौर से देखिए, यू आर रॉन्ग, आई कैन नॉट से। इन दो सेंटेंस को गौर से देखिए। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, ऐसा हम कह सकते हैं, अपने आप में कंप्लीट सेंस है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकता? इस सेंटेंस में एक प्रश्न उठता है, अपने आप में सेंटेंस डिपेंड करेगा किसी दूसरे पर। तो ऐसे क्लॉज को, ऐसे सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो इनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस द्वारा जोड़ते हैं। तो कैसे बनेगा? आई कैन नॉट से, क्या नहीं कह सकते? दैट यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। तो ये जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। तो क्लॉज को विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम क्लॉज को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अलग अलग क्लॉज के भी प्रकार होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज के, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अलग प्रकार होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज के अलग प्रकार के होते हैं। उसको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।